तो आज की क्लास में जो कंडीशन है वो डिस्कस करेंगे रेक्टल पॉलिप। तो ये इमेज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वेलिंग है। अक्सर क्या होता है, नए लोगों से गलती हो जाती है, वो रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है पर मिस डायग्नोस हो जाता है। उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं हेमरोइड, या हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल पॉलिप बेनाइन ट्यूमर होता है। रेक्टल पॉलिप क्या है? सबसे पहली बात ये है ट्यूमर है। रेक्टल पॉलिप जब कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये वो कंडीशन है जिसमें एक स्वेलिंग डेवलप होती है, और स्वेलिंग इस वजह से डेवलप होती है कि बेनाइन ग्रोथ के वजह से वहाँ स्वेलिंग डेवलप होती है। तो रेक्टल पॉलिप बेसिकली क्या है? बेनाइन ट्यूमर है रेक्टम का, और जनरली कोई भी स्वेलिंग डेवलप हो रही है रेक्टम और एनल कनाल के अंदर जो बेनाइन इन नेचर है, उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉलिप। तो पॉलिप इज़ अ टर्म जो हम यूज़ करते हैं रेक्टम और एनल कनाल से रिलेटेड कोई भी स्वेलिंग है जो बेनाइन है या बेनाइन स्वेलिंग है, उसको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिप। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टल पॉलिप एक बेनाइन स्वेलिंग है जिसका रिलेशन किससे है? रेक्टम और एनल कनाल से। ठीक है। रेक्टल पॉलिप डेवलप क्यों होता है? बेनाइन ग्रोथ की वजह से डेवलप होगा, यानी नियोप्लाज्म की कंडीशन डेवलप होगी, नियोप्लाज्म की वजह से एक बेनाइन ग्रोथ डेवलप होता है जिसको रेक्टल पॉलिप बोलते हैं। ये अराइज होता है लाइनिंग ऑफ रेक्टम से। तो इसकी अगर ओरिजिन की हम बात करें, ये स्वेलिंग कहाँ से डेवलप होती है? स्वेलिंग डेवलप होती है लाइनिंग ऑफ रेक्टम से। ठीक है। पर ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है, जल्दो हम कह रहे हैं कि रेक्टल पॉलिप क्या है? बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर ऑफ द रेक्टम और एनल कनाल को हम रेक्टल पॉलिप पे बोलते हैं, पर इसके साथ साथ एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन इनवाइटेबल है। कॉम्प्लिकेशन क्या इनवाइटेबल है कि ये प्री मैलिग्नेंट लेजन होता है। प्री मैलिग्नेंट लेजन होता है, इसका मतलब है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा होता है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो रेक्टल पॉलिप को मैनेज हम इस वजह से करते हैं, अर्ली मैनेजमेंट करेंगे तो प्री कैंसरस कंडीशन है उसको कैंसर में कन्वर्ट होने में या मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने में हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब डायग्नोज हो जाए तभी हम उसको ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेटिव इंटरवेंशन देते हैं। उसके पीछे रीजन ये है प्री मैलिग्नेंट लेजन है, अल्दो बेनाइन इन नेचर होता है पर इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए रेक्टल पॉलिप की कंडीशंस में हम पॉलिपेक्टोमी यानी जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है जिसमें हम सर्जिकली उस कंडीशंस को रिमूव कर देते हैं, वो प्रोसीजर हम अर्ली इंटरवेन करके कंप्लीट करते हैं। तो रेक्टल पॉलिप, ये इमेज देखें, एक दो तरह के रेक्टल पॉलिप है, आगे हम डिस्कस करेंगे विलस एडिनोमा और ट्यूबुलर एडिनोमा आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो इमेज है बेसिकली ट्यूबुलर एडिनोमा के हैं, और इसमें ये अदर साइड पे हम देख रहे हैं, ये ट्यूबुलर एडिनोमा के अदर साइड पे फ्लैट लेजन बना हुआ है, इसको बोलते हैं विलस एडिनोमा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर रेक्टल पॉलिप की कॉन्फिगरेशंस की हम बात करें कि इसकी डेवलपमेंट या इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो यहाँ एक स्वेलिंग डेवलप होती है जो अटैच होती है लाइनिंग ऑफ दी रेक्टम और एनल कनाल से, स्टॉक की मदद से, ट्यूबुलर स्टॉक की मदद से अटैच होती है। और यहाँ प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है मास पारेक्टम की कंप्लेन होती है और ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है। तो रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में इस तरह की स्वेलिंग होती है, एक पेडिकुलेटेड स्वेलिंग डेवलप होती है। पेडिकुलेटेड स्वेलिंग जब डेवलप होती है इसका मतलब ये है लास्ट स्वेलिंग होगी, एक नोडुलर स्वेलिंग डेवलप होती है जो अटैच होता है लाइनिंग ऑफ द एनल कनाल के साथ एक स्टॉक की मदद से, और इस तरह की स्वेलिंग जो स्टॉक की मदद से अटैच होगा उसको बोलते हैं पेडिकुलेटेड स्वेलिंग। सिसाइल का मतलब है वाइड बेस के साथ कोई स्वेलिंग अटैच है। तो यहाँ अल्दो ये इमेज आप देखें तो अगर कोई स्वेलिंग है, बेनाइन ग्रोथ है जो लाइनिंग ऑफ द रेक्टम एंड कनाल के अंदर डेवलप होगा, पर वो वाइड बेस के साथ अटैच होगा, इस तरह के स्वेलिंग जो पॉलिप है उसको हम बोलेंगे सिसाइल। सिसाइल टाइप ऑफ दी जो पॉलिप होता है उसको हम बोलते हैं विलियस एडिनोमा। तो विलियस पॉलिप जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिकली क्या है? ट्यूबुलर टाइप ऑफ द रेक्टल पॉलिप। ठीक है। आफ्टर एक्सीजन ये इमेज देख सकते हैं कि ये एरिया वाइड पोर्शन है जो अटैच है एक स्टॉक की मदद से, बेस ऑफ अटैचमेंट क्या होता है? लाइनिंग ऑफ द रेक्टम और एनल कनाल। इंसिडेंस की हम बात करेंगे तो इसमें एक्सट्रीम ऑफ द एज में ज़्यादा कॉमन है। रेक्टल पॉलिप की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम ऑफ द एज जब बोल रहे हैं इसका मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड और लेट एल्डरली। अर्ली चाइल्डहुड यानी इन्फेंट्स के अंदर या बच्चों के अंदर इसकी कंडीशन ज़्यादा कॉमन है, और एल्डरली पीपल्स के अंदर इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कॉमन है। तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें कि रेक्टल पॉलिप किन में कॉमन है, तो एक्सट्रीम ऑफ द एज में कॉमन है। एक्सट्रीम ऑफ द एज में बच्चे भी आते हैं और एक्सट्रीम ऑफ द एज में एल्डरली पीपल्स भी आते हैं। बच्चों की हम बात करें तो 1 to 3 ईयर में इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। एल्डरली की हम बात करें तो 40+ लोगों में इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कॉमन है। सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, वीमेन ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जिसके साथ पेशेंट रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में प्रेजेंट करता है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ब्लीडिंग पर रेक्टम की। और एक रूल भी है, अगर बच्चा है प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग पर रेक्टम की है तो एज ए रूल हम मान के चलते हैं जब तक अदर कॉज कोई एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक हम ये मान के चलते हैं कि ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन किसकी वजह से हो रही है? रेक्टल पॉलिप की वजह से। इसका मतलब यह है कि ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है, और ज़्यादा कॉमन किस कंडीशन में है? रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में। तो ये रूल है, रूल ये ध्यान में रखें कि अगर बच्चा आ रहा है आपके पास 5 to 6 ईयर का या उससे कम एज का या 10 ईयर्स का या 12 ईयर्स का बच्चा आ रहा है और ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन है, तो जब तक कोई अदर कॉज एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, जब तक अदर कोई डायग्नोसिस एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक हम ये मान के चलते हैं जो ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन है ऑल बिकॉज ऑफ रेक्टल पॉलिप की वजह से। ये रूल है, इस रूल को याद रखें। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन होती है। रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में फ्रेश ब्लीडिंग होगी और पेनलेस ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग क्या हो सकती है? इंटरमिटेंट हो सकती है, यानी कभी ब्लीडिंग होगी और कभी नहीं होगी। ठीक है। तो फर्स्ट कंप्लेन जिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट हमारी ओपीडी में आ सकता है वो है ब्लीडिंग पर रेक्टम की।
सेकंड है चेंज इन बॉयल हैबिट्स। चेंज इन बॉयल हैबिट्स का मतलब है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और यहाँ एक फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है कि जब चेंज इन बॉयल हैबिट डेवलप होगा तब तक वहाँ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो रेक्टल पॉलिप के साथ अगर बॉयल हैबिट चेंज हो रही है, उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे चेंज इन बॉयल हैबिट्स क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन बॉयल हैबिट्स की बात करें तो इसमें म्यूकस डिस्चार्ज अगर हो रहा है या टिनिस्मस की कंडीशन है या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, ये कुछ बॉयल हैबिट्स हैं। बॉयल हैबिट्स के साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं जो एस्टैब्लिश हो सकती हैं। अगर ये कंडीशन एस्टैब्लिश हो रही है तो यहाँ जो अल्दो बेनाइन ग्रोथ है उसमें अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है, पहले से डायग्नोज है, और उसके साथ साथ या तो म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा है, टिनिस्मस की कंडीशन डेवलप हो रही है या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डेवलप हो जाता है, इसका मतलब है कि अब जो बेनाइन ग्रोथ था वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये भी कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, जो नेक्स्ट कंप्लेन हो सकता है पेशेंट का, नेक्स्ट कंप्लेन होगा मास पर रेक्टम की। मास पर रेक्टम की या समथिंग कमिंग आउट की कंप्लेन हो सकती है। पर रेक्टली जो पेशेंट डेफिकेट करता है तब एक मास प्रोट्रूड करता है, ये कंप्लेन हो सकती है। ये मास कई बार ऐसे भी पेशेंट वॉक कर रहा है तब भी अगर मास वहाँ पेडिकुलेटेड मास है तो प्रोट्रूड कर सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो कंप्लेन होती है कि मास पर रेक्टम की कंप्लेन होती है ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन। ठीक है, इसमें जो हमने डिस्कस किया था कि कई बार मास स्पॉन्टेनियसली भी स्टैंडिंग पोजीशन में, वॉकिंग में या कफिंग के अंदर अगर परेक्टल मास है जो ऑल बिकॉज ऑफ रेक्टल पॉलिप की वजह से है, तो वो वॉकिंग के दौरान वो बाहर आ सकता है परेक्टली, या स्टैंडिंग पोजीशन में या कफिंग के दौरान वो मास प्रोट्रूड कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम रेक्टल केसेस के अंदर या बाकी केसेस के अंदर रेक्टल एग्जामिनेशन या बाकी केसेस के अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं, वैसे ही प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट हमारा इंस्पेक्शन से हम शुरुआत करते हैं। परेक्टल एग्जामिनेशन में इनफैक्ट 3 पार्ट है। तो परेक्टल एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद डिस्टल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम जरूरत पड़ती है तो प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं। तो इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन में खास तौर से इंस्पेक्शन में हम देख कर ही हम डायग्नोसिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है तो अगर आप इंस्पेक्शन सही से करते हैं तो आप इंस्पेक्शन के बाद ही जो रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में आप डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसमें इंस्पेक्शन में बात ये आती है कि अगर मास प्रोट्रूड है पहले से तो आप उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मास कभी प्रोट्रूड नहीं है तो हम कुछ मैन्यूवर करेंगे जिसको बोलते हैं वेल्सल्वा मैन्यूवर करेंगे। बेसिकली हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करें, नॉस्ट्रिल को बंद करें और माउथ को ब्लॉक करने के बाद वो ब्लो करता है, यानी इंट्राब्यूलर प्रेशर बढ़ेगा। इंट्राब्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, उसके नतीजे में क्या होगा, जो इंट्राब्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से इंटरनल विसराज पर रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है तो वो प्रोट्रूड कर जाएगा। तो अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, तो अगर रेक्टल पॉलिप एविडेंट नहीं है, प्रोलेप्स नहीं है, तो हम प्रोलेप्स करने के लिए मैन्यूवर करते हैं जिसको बोलते हैं वेल्सल्वा, या पेशेंट को हम स्वेटिंग पोजीशन में बिठा सकते हैं। सिटिंग चेयर पोजीशन है, स्वेटिंग पोजीशन में उसे बिठाएंगे तो अगर रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है तो मास प्रोट्रूड कर सकता है और उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। हेमरॉइड और पॉलिप से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हेमरॉइड की कंडीशन में लोकलाइज सर्कमफेरेंशियल लोकलाइज डिसेंट होगा, वहाँ म्यूकोजा की कवरिंग हो सकती है या क्यूटेनियस कवरिंग हो सकती है। पर रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में एक इरेगुलर मास प्रोट्रूड करेगा जो अटैच होगा लाइनिंग ऑफ द रेक्टम से। ठीक है, तो इस एनाटॉमिकल कॉन्फिगरेशन, एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशंस या एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हेमरॉइड और पॉलिप को। पॉलिप अगर रेक्टल पॉलिप है जो खासतौर से ट्यूबुलर टाइप ऑफ द पॉलिप है तो उसको बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर विलस टाइप है तो उसमें थोड़ा सी डिफिकल्टी आपकी हो सकती है, पर उसकी अपीयरेंस, उसकी सरफेस के बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हेमरॉइड है तो स्मूथ सरफेस होगी या वो कवर्ड होगा हेमरॉइड की कंडीशन में, चूंकि कुशन एनल कुशन भी प्रोलेप्स करता है तो वो म्यूकोजा से कवर्ड होगा। अगर इंटरनल हेमरॉइड है तो वो कवर्ड होगा किससे, एक्सटर्नल पार्ट जो होगा कवर्ड होगा स्किन से। जबकि पॉलिप की कंडीशन में कंडीशन नहीं देखी जाती, वो टोटली किससे, इरेगुलर मास होगा, एक नोडुलर टाइप ऑफ द स्वेलिंग होगी जो प्रोट्रूड करेगी थ्रू द एनल खनाल। तो इसे पार्शियल रेक्टल प्रोलेप्स भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ पॉइंट्स है जिसमें याद रखने की जरूरत है, खासतौर से रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन में यहाँ सर्कमफ्रेंशियल डिसेंट होगा, जबकि रेक्टल पॉलिप्स की कंडीशन में पेडिकुलेटेड मास प्रोट्रूड करेगा। ठीक है, इसके अलावा पाल्पेशन के दौरान आपको इरेगुलर फीलिंग होगी, नोडुलर फीलिंग होगी रेक्टल पॉलिप की। रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है तो डबल लेयर स्ट्रक्चर होगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने सल्कस डिस्कस किया था कि अगर रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है तो वहाँ पे रूगोसिटी प्रेजेंट होती है या एक कॉन्सेंट्रिक लेयर बन जाता है रेक्टल म्यूकोजा का, जबकि रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में ये फाइंडिंग नहीं होगी। रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन में क्रिसेंट्रिक लेयर म्यूकोजा की एक लेयर बन जाती है, उसकी फाइंडिंग के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रेक्टल पॉलिप है या रेक्टल प्रोलेप्स है। रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन में क्लिनिकल फाइंडिंग होती है क्रिसेंट्रिक लेयर बनती है म्यूकोजा की। प्रोक्टोस्कोपी की मदद से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टाइप्स की हम बात करेंगे तो टाइप की दो, जैसे ऑलरेडी शुरू में हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के हम रेक्टल पॉलिप को दो पार्ट में या दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है विलस एडिनोमा और ट्यूबुलर एडिनोमा। एडिनोमा जब कह रहे हैं इसका मतलब है यहाँ ओरिजिन क्या है, ग्लैंड, एनल ग्लैंड से, उसी के अंदर एनल ग्लैंड्स के अंदर अगर नियोप्लास्ट की कंडीशन डेवलप होगी, वहाँ ग्रोथ डेवलप होगी, उसके नतीजे में जो बेनाइन ग्रोथ डेवलप होती है उसको बोलते हैं पॉलिप। तो हम विलस एडिनोमा यानी रेक्टल पॉलिप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विलस एडिनोमा एंड ट्यूबुलर एडिनोमा। विलस एडिनोमा फ्लैट लेजन होगा, जबकि ट्यूबुलर एडिनोमा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, एक क्या होगा, पेडिकुलेटेड स्वेलिंग डेवलप होगी ट्यूबुलर एडिनोमा की कंडीशन में। यहाँ ट्यूबुलर एडिनोमा में पेडिकल्स प्रेजेंट होगा।
ठीक है। तो ट्यूबुलर एडिनोमा की हम बात करें तो ये मोर कॉमन टाइप है, ये मोर कॉमन टाइप है। यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकस डिस्चार्ज की कंप्लेन हो सकती है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ डिस्प्लास्टिक चेंजेस डेवलप होते हैं, ये प्री मैलिग्नेंट लेजन है। रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी की हम बात करें तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी डेवलप होता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ एडिनोमास पर। रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इस पे डिपेंड करेगा कि साइज क्या है। अगर स्मॉलर साइज है तो लेस रिस्क है, और लार्जर साइज है तो मोर रिस्क है। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में रिलेट होता है किससे, साइज ऑफ द रेक्टल पॉलिप है। तो रेक्टल पॉलिप अगर स्मॉलर साइज है तो लेस रिस्क है, अगर लार्जर साइज है तो हाई रिस्क है। अब इसमें ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी की मदद से, पॉलीपेक्टोमी करते हैं। पॉलीपेक्टोमी यानी हम सर्जिकली इस कंडीशंस को रिमूव कर देंगे, सर्जिकली रिमूव करेंगे। तो कोलोनोस्कोपी की मदद से यानी हम ओपन ऑपरेशन नहीं करते, कोलोनोस्कोप इंसर्ट करेंगे, वहाँ स्नेयर्स होते हैं, स्नेयर्स की मदद से उसको कॉटराइज करेंगे और रिमूव कर देंगे। तो ये बोलते हैं कोलोनोस्कोपिक पॉलीपेक्टोमी। तो पॉलीपेक्टोमी इज बेसिकली द प्रोसीजर फॉर द एक्सीजन ऑफ पॉलिप। ठीक है। मैलिग्नेंट पोटेंशियल्स की हम बात करेंगे तो दो टाइप जो हमने डिस्कस किया है, विलस एडिनोमा एंड ट्यूबुलर एडिनोमा। तो विलस एडिनोमा के अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूबुलर एडिनोमा। यानी पेडिकुलेटेड, अगर पेडिकुलेटेड टाइप ऑफ दी पॉलिप है तो उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कम है, अगर विलस टाइप फ्लैट लेजन बना हुआ है तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है। यहां हमने डिस्कस किया था कि साइज ऑफ जो पॉलिप होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा फॉर द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एडिनोमा अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो यहां रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी क्या होगा, 1% है। यानी 1% है किस कंडीशन में, अगर एडिनोमा का साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है, यानी ट्यूबुलर एडिनोमा है या विलस एडिनोमा है, जो भी टाइप ऑफ एडिनोमा है, अगर एडिनोमा की कंडीशन है, पॉलिप की कंडीशन है, अगर उसका साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ रिस्क क्या है, 1%। यही अगर एडिनोमा का साइज 1 to 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ रिस्क बढ़ जाता है 10%। अब देख रहे हैं कि डबल साइज जहां होगा वहां जो रिस्क हो गया 10 टाइम बढ़ गया। तो अगर एडिनोमा का साइज क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी क्या है, 10% है। अगर एडिनोमा का साइज मोर देन 2% है, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी क्या है, 30% है। तो साइज यहां डिसाइडिंग फैक्टर है। इसी वजह से जब भी पॉलिप की कंडीशन डायग्नोज हो जाए तो वहां वेट एंड वॉच नहीं करते कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर साइज बढ़ेगा तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन स्टैब्लिश हो सकती है। एडिनोमेटस पॉलिप की हम बात करेंगे तो ये खास तौर से ये कंडीशन डेवलप होता है एल्डरली पीपल्स के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये न्यूप्लास्टिक पॉलिप है। एडिनोमेटस पॉलिप की अगर हम बात करें तो न्यूप्लास्टिक पॉलिप है और एल्डरली पीपल्स के अंदर जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स है उनमें ज़्यादा कॉमन है। ये पेडिकुलेटेड टाइप ऑफ दी यहाँ लेजन बनता है, यानी जो यहाँ पॉलिप की कंडीशन डेवलप होगी वो किस तरह की होगी, पेडिकुलेटेड टाइप होगी। पेडिकुलेटेड पॉलिप को हम कैसे रिमूव करते हैं, कोलोनोस्कोपी की मदद से स्नेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसको पॉलीपेक्टोमी हम कर देते हैं। यहाँ एडिनोमा अगर लार्जर देन 5 mm इन डायमीटर अगर होगा तो यह रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी कैरी करता है। तो यहाँ पे एक एडिशनल हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस करी है कि एडिनोमेटस टाइप ऑफ दी पॉलिप की कंडीशन है, एडिनोमेटस पॉलिप है। तो यहाँ अगर पॉलिप का साइज मोर देन, जिसका डायमीटर 5 mm से ज्यादा है या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है यहाँ, ठीक है। ऐसे ही मोर अगर पॉलिप के हैं तो मोर यहाँ चांसेस होंगे सिंक्रोनस कार्सिनोमा के, यानी चूंकि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है तो यहाँ सपोज करिए मोर पॉलिप है, यानी नंबर्स क्या है, मल्टीपल है। पॉलिप्स क्या है, मल्टीपल साइट में है, तो मल्टीपल साइट पे कार्सिनोमेटस चेंजेस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर मल्टीपल साइट पे पॉलिप डेवलप हुआ है तो सिंक्रोनस का मतलब है मल्टीपल साइट पे अगर कोई लेजन डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस पैटर्न। तो अगर कार्सिनोमा रेक्टम की हम बात करें तो ये रिलेटेड किससे होता है, अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन किसी प्री एग्जिस्टिंग लेजन से डेवलप होगा, उसमें प्री एग्जिस्टिंग लेजन क्या हो सकता है, पॉलिप। पॉलिप अगर मल्टीपल साइट पे है तो इसके नतीजे में रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, सिंक्रोनस मैलिग्नेंसी बढ़ जाता है। रेक्टम और एनल कनाल के अंदर मैलिग्नेंसी का रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। फ्लैट एडिनोमास की हम बात करें तो यहाँ ये कैरी करता है मैलिग्नेंट पोटेंशियल, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि विलस एडिनोमा मोर मैलिग्नेंट होता है एज कंपेयर टू ट्यूबुलर टाइप ऑफ। ट्रीटमेंट की हम बात करें, ट्रीटमेंट वही है जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि हम सर्जिकली इसको रिमूव करेंगे। सर्जिकल रिमूवल को हम बोलते हैं पॉलीपेक्टोमी। आप चाहें तो उसको ओपन ऑपरेशन की मदद से, आप परेक्टली अगर लो लाइंग है तो परेक्टली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हाई लाइंग है तो आप कोलोनोस्कोपी की मदद से उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। जो भी हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे, जो मास होगा उसको, उस स्पेसिमेन को हम भेजते हैं किसके लिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए। अगर इन्वेसिव नेचर अगर कार्सिनोमा का है तो इसमें हम रेडिकल सर्जरी करेंगे। रेडिकल सर्जरी का मतलब है कि हम उसमें लिम्फ नोड डायसेक्शन भी करते हैं, टोटल क्लियरेंस करने की कोशिश करते हैं। पॉलीपेक्टोमी की कंडीशन है, जो मास प्रोट्रूड कर रहा है उसके बेस को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद हम आर्टिफोर्सेप अप्लाई किया, आर्टिफोर्स अप्लाई करने के बाद ट्रांसफिक्सेशन सूचर किया था, ट्रांसफिक्सेशन करने के बाद हमने उस पॉलिप को एक्सरसाइज कर दिया जिस बेस से अटैच था। अगर हाई लाइन पॉलिप की कंडीशन है तो आपको हायर इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कोलोनोस्कोपी। ठीक है, तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।